जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए 5 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 81 से लेकर 100 तक को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन देखा जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला दिया है, पहला मतलब आज की क्लास का पहला। यदि बहुपद x के पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड x माइनस 1 एवं x प्लस 1 हैं तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। देखिए, एक बहुपद दिया है, इसके दो गुणनखंड दिए गए। अब आपसे दो अन्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड भर में टिक कर लेंगे, और अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप थोड़ा सा इसमें उलझेंगे। देखिए, x के पावर 6 माइनस 1 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का होल क्यूब। अब देखिएगा, इसको जब आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब एक्स के इस पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, अब इस फार्मूले से क्या लेना देना है इस प्रश्न का? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में और एक्स माइनस 1 दूसरे कोष्टक में। और ये जो फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जब ओपन होगा तो इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके जो दो बहुपद है x प्लस 1 और x माइनस 1, ये यहाँ पर दिए गए, तो ये दो बहुपद निकल के आ गए। इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है विकल्प सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ये पूरी तरीके से फार्मूले पर आधारित प्रश्न था। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इस प्रश्न को सेकंड भर में टिक कर लेंगे, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न यहां पर दिया, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार गड्ढा घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए और जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत में समतल बिछा दिया गया। खेत के स्तर में बढ़त हुआ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। आपके पास एक आयताकार खेत है, मान लीजिए ये आपके पास एक आयताकार खेत है इस प्रकार से। अब इस खेत की लंबाई दी है 112 मीटर और चौड़ाई दी है 62 मीटर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके चारों कोनों पर आप गड्ढा खोद रहे हैं 6 मीटर का, वो घनाकार है, मतलब लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6 और ऊंचाई भी 6। तो यहाँ पे 6 मीटर का गड्ढा आपने खोदा, यहाँ पर भी 6 मीटर का गड्ढा है, यहाँ पर भी 6 मीटर का गड्ढा और यहाँ पर भी 6 मीटर का गड्ढा है। अब इस गड्ढे में से कुछ मिट्टी निकलेगी और उस मिट्टी को आप क्या करेंगे, इस बचे हुए एरिया पर ऐसे पूरा फैला देंगे। मिट्टी को आपने यहाँ पर फैला दिया। जब मिट्टी को फैलाएंगे तो मिट्टी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऊंचाई बढ़ेगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई बढ़ेगी। तो देखिए, जब भी मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न बने आयतन से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है एक शेप का आयतन बराबर दूसरे शेप का आयतन। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर ये जो आप मिट्टी निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो मिट्टी निकाली जाएगी, ये वाली मिट्टी जो निकलेगी है ना, ये चारों मिट्टी जो निकलेगी, ये चारों जब जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी ही फैलाई जाएगी है ना। खेत में लंबाई चौड़ाई है तो इसका ऊंचाई बढ़ेगा तो आयतन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे सेट होगा? देखिए, 4 गड्ढे की मिट्टी निकाली जा रही, तो एक गड्ढे से जो मिट्टी निकलेगा वो निकलेगा 6 क्यूब। 6 क्यूब क्यों? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतनी मिट्टी एक गड्ढे से निकलेगी। और ये निकले कितने गड्ढों से? 4 गड्ढों से। तो 4 गड्ढों से निकला, इतनी मिट्टी आपके पास है। अब इसे आपको फैलाना है। फैलाना कहां पर है? देखिएगा, फैलाना आपको है 112
गुणे 62, ये तो टोटल जमीन हो गया। लेकिन इस जमीन में से उसको माइनस करना है जो आपने गड्ढा खोद दिया। देखिए ये गड्ढा आपने खोद दिया तो इसमें आप मिट्टी नहीं फैलाएंगे, तो कहाँ कहाँ नहीं फैलाएंगे। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 6 गुणे 6, 6 6 का 36, और ये कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे, तो लिखेंगे माइनस में 36 गुणे 4 मतलब 144, और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा ऊंचाई। देखिए ये आप वन लाइन में ऐसे इसको लिख सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हो इसको पढ़ने के बाद। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या समझिएगा। पहले शुरू में ये गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन है, ये क्षेत्रफल है और ये ऊंचाई। क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल हमेशा आयतन के समान होते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा प्योर कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे उनका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और गुणे में 4, और यहाँ पर बटे में देखिए बटे, यहां पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 112 गुणे 62, तो 112 गुणे 62 इसको कैलकुलेट करना है। 112 में 2 का गुणा कराएंगे तो 224 हो जाएगा, फिर 6 का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 672। यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 4496, और इसके बाद 144 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6800 इतना मिल गया, और बराबर में h। ठीक, अब ये कैलकुलेशन करना है, 4 से काटेंगे तो पूरा 1700 मिल जाएगा। देखिए 4 से काटने पर यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या हो रहा है, रुके 1 मिनट। ठीक, अच्छा यहाँ नीचे किसी कारण से नहीं चल रहा है, इसको मैं ऊपर कैलकुलेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आप काटेंगे तो मिलेगा 216 और बटे में 1700। देखिए यहाँ पे जो चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हैं सब मीटर में, और आपका आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 17 और ये 216 इसका भाग करना है, तो 17 देखिए यहाँ पे इसका भाग करेंगे तो 17 1 का 17 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में कितना बचेगा, 4 बचेगा, 17 दूना 34, तो 12 दशमलव कुछ आंसर आएगा। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। देखिए ये प्रश्न इतना ज्यादा हेक्टिक दिखा आपको, इतना बड़ा है नहीं, इसको समझाने के लिए मैंने एक एक पॉइंट का यहाँ पे डिस्कशन किया है। अन्यथा आप वन लाइन में इसको आसानी से बना सकते थे, वन लाइनर हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे 6 गड्ढे मतलब 6 मीटर का गड्ढा है, 4 गड्ढे की मिट्टी निकाली जा रही, तो आप लिखते 6 क्यूब गुणे 4, और बराबर देखिए इसको फैलाया जा रहा है खेत में, कितनी जगह पे फैलाया जाएगा, 112 गुणे 62, और माइनस देखिए 6 6 का 36 गुणे 4, क्योंकि इतने को छोड़ना है, और इनटू में h। ये कैलकुलेशन एक लाइन में आप कर सकते थे, बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक, तो देखिए एक प्रश्न आपको मैं एकदम डिटेल से एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर रहेगा, हम लोग बेसिक समझ कर चलेंगे तो कभी भी उलझेंगे नहीं, क्वेश्चन कितना भी घुमाकर दिया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए यहां पर क्या दिया है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये भी आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या इतनी है, अब गोला 3D होता है, 3D मतलब त्रिविमीय, तो इसमें आयतन होगा, तो इसमें सीधा सीधा आपको फार्मूला लगाना है, गोले का आयतन और बराबर तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बराबर बेलन का आयतन। तो देखिए आप लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन हो जाएगा, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। अब देखिए गोले की त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप देखो जो वैल्यू कट रहा है उसको काटते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक, गोले की त्रिज्या है, बराबर में देखिए r, यहाँ पे जो तार है, तार की जो व्यास दिया है, व्यास 2 मिलीमीटर, ये व्यास है। अब व्यास से आप जब त्रिज्या निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2 मिलीमीटर, और मिली को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए इसके बाद आगे जब आप h को लिखेंगे तो h आपको चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 4 गुणे 9, और बराबर में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे 10 के पावर -2, और यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू h। ठीक, अब इसके बाद देखिए 4 से 4 कट गया, ये आपको मिल गया 9, ये कितना है सेंटीमीटर, देखिए 9 बराबर 10 के पावर -2 गुणे h, ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगर आप धातु के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को अगर तार में कन्वर्ट करेंगे, मोटाई 4 मिमी रहेगी, तो आपका जो तार बनेगा 9 मीटर लंबा बनेगा। देखिए ये भी पूरी तरीके से कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने में आपको बस 2 से 4 सेकंड का समय लगेगा। 4/3 पाई 3 का क्यूब, और बराबर देखिए इसको आप लिख लेंगे पाई 2 गुणे 10 के पावर
एक का स्क्वायर और इनटू में h, ये इसका स्ट्रक्चर पूरा बन गया। और स्ट्रक्चर बनने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या दिया? 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक इतने हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका क्या होगी? देखिए माध्यिका आपको बताना है। माध्यिका बताने के लिए, माध्यिका मतलब जो मीडियन होता है, इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जितना भी डेटा रहता है उसको अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद आपको उसे काउंट करना है, या तो ऑड टर्म मिलेगा या तो इवन मिलेगा। अगर ऑड मिलेगा तो इसका फार्मूला n+1/2 पद होता है, और इवन मिलेगा तो उसका भी फार्मूला आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 17 अभ्यर्थी है, ठीक, और इसमें डेटा क्या दिया कि जितने लोग फेल हुए बस उन्हीं का डेटा दिया। इसका मतलब जो पास होंगे ना वो इससे ज्यादा ही नंबर पाए होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोगों का डेटा दिया। देखिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों का डेटा दिया है। अभ्यर्थी कितने हैं? 17 हैं। 17 + 1/2 18, मतलब 9वां जो टर्म होगा वही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये सब फेल वाले हैं। अब जितने भी बच्चे होंगे इनसे ज्यादा नंबर पाए होंगे, तो आपको 9वां टर्म चाहिए। तो यहाँ पे 10 लोगों का दिया है तो 9वां टर्म आपको निकालना है। देखिए 10वां हो गया, ये 9वां हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9, विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ा और इसे 1500 किमी दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किमी से बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति, देखिए समझेगा, यहाँ पे ये प्रश्न समय का है, मतलब ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन ये पूरी तरीके से समय आधारित प्रश्न बन चुका है। कैसे बना है? वायुयान 30 मिनट की देरी से उड़ा, ठीक, और टाइम से पहुंचने के लिए इसने क्या किया? 250 किमी का स्पीड बढ़ाया। आप ऐसे मान लीजिएगा प्रारंभ में इसकी स्पीड x रही थी, ठीक, अगर इसकी स्पीड x रही थी तो आपके पास एक फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है ना। तो देखिए अगर टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस है 1500 किमी, है ना, स्पीड है x, यहाँ पे कुछ टाइम मतलब लगेगा, है ना। अब इस टाइम में से माइनस कर दें, अगर डिस्टेंस तो सेम है 1500 का, अब जो स्पीड है ना ये x पहले था और इसमें 250 और बढ़ गया है ना। देखिए ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? आधा घंटा, क्योंकि आधे घंटे देरी से उड़ा था और इतने में आधे घंटे वो कवर कर लेगा, तो 1/2 यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए चाहे तो आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर सकते हैं, या तो आप वैल्यू पुटिंग के साथ जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए अगर आप 500 रखेंगे, x की वैल्यू 500 मानेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, है ना, क्योंकि 1500 बटे ये जब करेंगे यहाँ पे 1500 बटे 500 तो 3 मिलेगा, माइनस 1500 और यहाँ पे देखिए 750, तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए 1 इज इक्वल टू 1/2 ये गलत है, तो मतलब ये 500 आंसर नहीं बन सकता। इसी तरीके से आप 600 को रख के चेक करेंगे, देखिए जब आप वैल्यू पुटिंग के साथ चेक करेंगे तो 750 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए तो 750 कैसे दिख रहा है? यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 3/2 मिलेगा। देखिए 2 - 3/2, है ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, मतलब देखिए 2 मतलब 2 हो गया और 3/2 का मतलब 1.5, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो आधा बचेगा और आधा घंटा यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 86। जब किसी बहुपद px की वैल्यू ये दी है और मतलब को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब इस बहुपद को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाएगा? एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें कॉन्सेप्ट का बेहतरीन प्रयोग किया जाएगा। देखिए आपके सामने ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक बहुपद है px, ठीक, ये बहुपद है px, इस px को विभाजित किया जा रहा है किसी टर्म्स में x-1 से, तो आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, ठीक। इसको विभाजित किया गया x-1 से तो आपको रिमाइंडर मिला है 5, है ना। इसके बाद देखिए आगे दिया कि जब px को फिर से विभाजित किया गया x-2 से तो आपको जो रिमाइंडर मिला है यहाँ पे कितना मिला है? 7 मिला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब px को डिवाइड किया जाएगा किससे? x-1 और इंटू x-2 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? आपको ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जब कभी भी इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है, उसमें अगर भाग करेंगे ना तो जो आपका शेष बचेगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण बचेगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सबको पता है, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें करना क्या? देखिए px है, ठीक, px मान लेते हैं भाज्य, है ना। अब इसमें भाग दिया गया मान लीजिएगा qx से, है ना, ये आपका भागफल है ना। और जो भाजक है, भाजक कितने टाइम है? भाजक है x-1 टाइम, और जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 5। ये चीज मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अन्यथा आपको ऐसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसको तुरंत सेट कर सकते हैं। देखिए फिर से px को जब भाग किया जा रहा है, मान लीजिएगा यहाँ पे qx ये मानते हैं, है ना, यहाँ पे
इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे ये आएगा x माइनस 2 टाइम, और यहाँ पे दिखेगा कितना +7 दिखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये भागफल है, ये इसका भाजक है, तो आपको इतना मिल रहा है। अब देखिए जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, जब px को फिर से भाग किया जाएगा किससे, देखिए यहाँ पे qx और इनटू में यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा ax प्लस बी। ax प्लस बी का मतलब क्या है, एक रैखिक समीकरण बन गया। अब देखिए रैखिक समीकरण बन गया, यहाँ पे अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर इसको हम मान के चलते हैं, एक मान के चलते हैं, देखिए, या फिर आप इसको जैसे x को एक जब मानेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे +5 मिलेगा। देखिए एक यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो एक बार a प्लस बी बराबर 5 मिलेगा, और एक बार आपको देखिए 2a प्लस बी बराबर 7 मिलेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और v की वैल्यू जो मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से सही उत्तर बन जाएगा विकल्प तीसरा। ठीक, आप इसको कैलकुलेट, माफ कीजिएगा मैं तीसरा बोल गया, विकल्प इसका सही उत्तर बन जाएगा चौथा। ठीक, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर बनेगा आपका विकल्प 4 बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि देखिए नीचे, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान, आपको यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी त्रुटि है ना, x और y के मान क्रमशः क्या होंगे आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे ये क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल दिया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इसका जो बारंबारता है, कुल बारंबारता है 60, कुल बारंबारता 60 का मतलब पता है, यहाँ पे अगर इन सबको जोड़ेंगे ना 5 + x + 20 + 15 + y प्लस, जब ये 5 करेंगे लास्ट में आपको 60 मिलेगा। ठीक, देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, अगर n की वैल्यू 60 है तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए n/2 मतलब 30, जो माध्यक वर्ग है यहाँ से आपको 30 मिलेगा। ठीक, अब जब माध्यक वर्ग 30 मिलेगा तो माध्यक वर्ग मिलेगा कहाँ से, देखिए ये संचयी बारंबारता निकालेंगे, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 + x होगा, यहाँ पर 25 + x बनेगा, और ये लास्ट में हो जाएगा 40 + x। ठीक, 40 + x कहने का मतलब है ये तो आगे हो जाएगा, तो जो आपका माध्यक वर्ग बनेगा, माध्यक वर्ग यही बनेगा, ये माध्यक वर्ग है। आपने जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में इसको वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो जब आपको माध्यक वर्ग मिल गया तो यहाँ से L की वैल्यू आपको पता चल गया कितना है, L की वैल्यू है 20, जो निम्नतम सीमा है 20 है। इसका जो डिफरेंस है H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 10। ठीक, इसके बाद इसका जो माध्यक है, माध्यक पहले ही बता रखा है कि इसका जो माध्यक है 28.5 है। तो जो माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला बनता है L + n/2 माइनस CF/F, और इनटू में ये फार्मूला रहता है H। ठीक, यहां से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए माध्यक है 28.5, ये हम लोग रख लेते हैं, इज इक्वल टू L की बात करेंगे तो 20, है ना, प्लस n/2 का मान है 30, माइनस संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता जब भी आपको लिखना होता है, जो बारंबारता वर्ग होता है उसके ठीक पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -5 और -x, इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है दोनों, तो इतना हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे देखिए बारंबारता इसकी कितनी है 20 है, तो यहाँ पे रखेंगे 20, और इनटू यहाँ पर कैलकुलेशन करना है 10 का, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन करना है 10 का। देखिए ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 8.5 इज इक्वल टू, है ना, ये यहाँ पे देखिए ये बनेगा 25 - x, और ये बटे में 2। ठीक, बटे में 2 हो जाएगा, ये इस 2 को इधर भेज दीजिएगा, इधर आएगा 17 बन जाएगा, 17 बराबर 25 - x, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। x इज इक्वल टू 8, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जहां पे x की वैल्यू 8 दिख रही है, क्योंकि पहले x को ही रखना है, तो x की वैल्यू 8 सिर्फ विकल्प डी में, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 88, इसमें क्वेश्चन चिन्ह का मान आपको बताना है। देखिए 4C 2B 3A, यहाँ पर ये मतलब किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको संबंध देखना है कि इसमें क्या संबंध होगा। देखिए 7 चौका 28, है ना, ये 28 है, और इसके बाद 15 तिया 45, यहाँ पर 45 है, तो आगे आपको पता चल रहा है कि 5 दूना 10, है ना, यहाँ पर 10 आएगा। इसके बाद लेटर क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कुछ विकल्प मैच कर रहे हैं। देखिए अब देखेंगे तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जहां पर आपको 10 दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक, तो यहां पर सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 89। 89 के प्रश्न में क्या दिया, देखिए ये प्रश्न दिया कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1200 की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपए हो जाती है, तो आपको ब्याज दर बताना है। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा प्रश्न मिले, आपको सीधा से याद रखना P रेशियो A, है ना, ये 1200 रुपए की धनराशि होती है, ये कितने रुपए हो जाती है, हो जाती है 1348.32
₹3 अब 2 वर्ष की बात है, मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो अभी ये कटने लायक है, तो इसको काटने सीधा 12 से काटेंगे तो 100, सॉरी हाँ 100, और यहाँ पर जब इसको 12 से काटेंगे तो 12 1 का 12 है ना, फिर 1 बचेगा, 12 1 का 12, 2 बचेगा, 12 दूना 24 है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, 12 3 36 और 12 6 का 72, 112.36। अब इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल क्यों, क्योंकि 2 वर्षों की बात है। ये आपको मिल जाएगा 10, और ये जब इसका वर्गमूल करेंगे तो मिलेगा 10.6। देखिए 10 रुपए से 10.6 रुपए हो जा रहे हैं, अगर इसको आप 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 100 रुपए से बन जाएगा 106 रुपए। कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, ये मिल रहा है 6% का, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 90। यहां पर क्या दिया, एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया, आपको इसका बहुलक बताना है। तो देखो बहुलक बताना, इसका भी फार्मूला बहुत ही आसान है, अगर आपको फार्मूला पता है तो फिर माध्य, माध्यिका या बहुलक कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, बस ये पूरी तरीके से फार्मूले का गेम है। अगर आप मोड मतलब बहुलक की बात करेंगे, जो मोड का फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में रहेगा F1 माइनस F0 अपन, या फिर F0 भी आप बोल सकते हो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा H से। अब यहाँ पे ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, कौन सा क्या है, सब आप स्टैटिस्टिक्स की 4 वीडियो मैंने की हुई है, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, अगर उसका शायद प्लेलिस्ट नहीं बना है आपको चैनल पर ऐसा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले F1 होता है बहुलक वर्ग, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए 7 सबसे ज्यादा बार है, तो F1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। इससे पहले आपको मिलेगा F0, तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके बाद में मिलेगा आपको F2 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, इतनी चीजें मिल चुकी है आपको। H देखिए यहाँ पे अब ये चीज जो है निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 40, तो L का मान हो जाएगा 40 और डिफरेंस कितने का है, 15 का है, तो इसका जो H हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 15। अब ये वैल्यू पुटिंग है और वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे। देखिए L का मान है कितना, L का मान है 40, ठीक, प्लस देखिए F1 जो है, F1 यहाँ पे आपको दिख रहा है 7, और 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, बटे 2F1 मतलब 7 दूना 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, और मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, 15 से करना है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 4 3 12, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर बनेगा 52, विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 91 में क्या दिया गया, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी एवं भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 है ना, यदि मार्ग 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक ये वृत्त बना है, ठीक, और इसके बाद एक वृत्त यहाँ पर और बना है ना, और इसके बीच की जो चौड़ाई है कितनी, ये 5 मीटर है, यहाँ पे चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है कि जो इसका अंदर का परिमाप है, मान लेते हैं 2 पाई स्मॉल r और रेशियो 2 पाई कैपिटल आर, इसका जो रेशियो है, देखिए यहाँ पे स्मॉल कैपिटल मैंने लिखा और जबकि ये कैपिटल स्मॉल दिया, तो इसको 22:23 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, देखिए स्मॉल आर कितना है 22 है और कैपिटल आर कितना है 23 है, और दोनों का डिफरेंस कितने का है 5 का है, तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। तो जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या 110 है, और जो व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा 220, विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 92, इसमें दिया प्रेक्षणों के समूह x1 x2 डॉट 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 xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग 10 है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो विचलनों का योग है ये कितना है 10 है, यहाँ पर 10 लिया गया है ना। इसके बाद बोला जा रहा है 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है। ठीक है, 50 से देखेंगे तो 10 है, 46 से 70 मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है, तो 1 की वैल्यू 20 मिल जाएगी, विकल्प बी इसका सही, सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, यदि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी ई और एफ पर क्रमशः बीसी और एसी, ये हिंदी में थोड़ा सा त्रुटि दिख रहा है, इंग्लिश वर्जन देखते हैं। देखिए, इफ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एबी इज इक्वल टू एसी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच दैट एई इज इक्वल टू एएफ, इफ BAE is equal to 40 डिग्री देन FEC is equal to, देखिए ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है ना, इसमें आपको थोड़ा देखिए ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हुए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ये आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे हमने A को मान लिया, यहाँ पे हमने B को मान लिया और यहाँ पर हमने C को मान लिया, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि देखिए AB और BC बराबर है, AB और AC बराबर, इसका मतलब पता है, देखिए AB अगर बराबर है और AC बराबर है तो ये दोनों कोड भी आपस में समान हो जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे बिंदु BC पर एक पॉइंट लिया जा रहा है E, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है E, ठीक, और इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो आपके पास अगला बिंदु है AC, यहाँ पर एक पॉइंट लिया जा रहा है F, ठीक, ये पॉइंट लिया जा रहा है F। अब यहाँ से इसको मिलाया गया,
है ना, और यहाँ से इसको मिलाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू ए एफ है। अब देखिए बी ए ई मतलब बी ए ई ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल दिया जा रहा है 40 डिग्री, है ना, ये 40 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से स्पष्ट हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ई सी, देखिए एफ ई सी मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, आपको ये बताना है। देखिए ये एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। देखिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक, दोनों आपस में बराबर है। अब अगर हम इसको एक्स मान के चलते हैं कि एंगल एक्स होगा, ठीक, ये एंगल एक्स होगा, तो देखिए इसके बाहर का कोण है एक तो इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है त्रिभुज में कि जो बाह्य कोण होता है अंतः कोण के योग के समान होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखना है ना। अगर आप ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे जैसा बताया जा रहा है तो आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज मान के चलते, देखिए क्या मान के चलते, ऐसे लिख नहीं रहे डायरेक्ट देखिएगा, या चलिए लिख के ही चलते। देखिए ए बी और सी, ए बी सी मतलब ये वाला, ये पूरा वाला कोण, ये त्रिभुज का ये एंगल है ना, ए बी सी, है ना, और बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा ए सी बी मतलब ये वाला एंगल जो ट्रायंगल बना है एकदम स्टार्ट में, ये ए बी सी, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये थीटा डिग्री है। ठीक, ये थीटा मतलब हमने थीटा लिखा है इसलिए थीटा मान रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं सी ई एफ, सी ई एफ जो है हम इसको एक्स मानते हैं। देखिए यहाँ पे सी ई एफ मतलब ये वाला एंगल जो एक्स लिखा गया, ये बराबर हो जाएगा। अब बाह्य कोण का जब गुणधर्म लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ए ई सी मतलब ये वाला जो एंगल है, ये ए ई, रुकिए ग्रीन कलर लेते हैं, देखिए ए ई सी मतलब ये वाला जो एंगल होगा ए ई सी जो होगा ये बराबर होगा ए बी ई, देखिए ये वाला जो कोण है ये कोण है ना, ये बराबर होगा ए बी ई, है ना, ए बी ई, और प्लस में लिया जाएगा बी ए ई, बी ए ई, है ना, देखिए बी ए ई, है ना। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए ये वाला जो एंगल होगा, है ना, ये जो एंगल होगा ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये विपरीत अंतः कोण के योग के क्या होगा, समान होगा। देखिए यहाँ पे रेड कलर को देखिए, देखिए ये बाह्य कोण बन गया। अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो इसके सापेक्ष क्या बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि देखिए ये अगर यहाँ पे ये x है तो ये x प्लस थीटा ये भी होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि देखिए x प्लस थीटा, ये दो कोण की वैल्यू लिखा जा रहा है इसकी, है ना, इसकी पूरी, है ना। इसके बाद ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे हो जाएगा थीटा प्लस 40 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। ठीक, इसको एक बार फिर से समझिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन मतलब डायग्राम बनाने में ज्यादा वो हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, देखिए एक ट्रायंगल बना, रुकिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना जूम करते हैं ताकि चीजें स्पष्ट दिखें, रुके, देखिए ये रहा। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाते, पहले एक ट्रायंगल बना ऐसे, ये एक ट्रायंगल है, देखिए ए बी और सी। ठीक, इसमें ये समझ विभाग है, मतलब यहाँ पे यही चीज लिखा गया था कि ए बी सी बराबर होगा ए सी बी की, और इसको हम लोगों ने थीटा माना था। ठीक, मतलब ये ट्रायंगल थीटा होगा और ये ट्रायंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब प्रश्न जैसा बोल रहा था हम लोगों ने वैसा किया है, रुके थीटा को बाहर लिखते हैं ताकि स्पेस बचा रहे। देखिए अब प्रश्न जो बोल रहा था कि यहाँ से बीसी पर एक पॉइंट लिया गया ई, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट ई लिया गया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया एफ। ठीक, ये लिया गया। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो हम इसको ये बताना है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये यक्स है। ठीक, हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक, देखिए जब ये पहले थीटा था ये एक्स था, तो इसका जो बाह्य कोण बनेगा एक्स प्लस थीटा बनेगा, है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस थीटा बन गया। ये एक्स प्लस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए ये एक्स प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस थीटा ये चीजें सेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए अगर आप जो आपको x निकालना है, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस कलर को देखिएगा, अगर इससे हम देखें, देखिए यहाँ पे ये कोण अगर आप देखेंगे इसको, ये इन दोनों के लिए बाह्य कोण का काम कर रहा है। देखिए आप ट्रायंगल ए बी ई को देखिएगा, जब ए बी ई को देखेंगे यहाँ पे आप येलो कलर पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पूरी रेखा है ना। ट्रायंगल जब आप देखेंगे ए बी और ई को देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों अंदर के कोण हो गए और ये बाहर का हो गया, तो बाहर का कोण ई ये पूरा है ना, तो आप लिखेंगे x प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 40। तो यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 94 में ये डिस्कशन किया जा रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्या कर रहे हैं, ये पूरा कर सकते हैं 20, 30 और 60 दिनों में। यदि ए उस कार्य को पूरा कितने दिन में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है, यदि वो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता प्राप्त करता है। देखिए ए बी
और सी, तीन लोग हैं, ए काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल वर्क है 60। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब ए काम को शुरू करेगा तो पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन भी ए करेगा तो 3 काम होगा, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों लोग करेंगे तो यहाँ पे 6 काम होगा। तो ये जो 3 दिन है, 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 12 काम हो रहे हैं। देखिए 3 यहाँ और 6 यहाँ, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो 60 काम करने में 3 पे, अब इसके 5 पेयर लगेंगे तो 5 3 15, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 95 है ना। इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न दिख रहा है ना, क्योंकि रेखागणित के क्वेश्चंस पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। देखिए एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी 3 सेंटीमीटर और बीसी 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एबीसी एक, और इसमें क्या है, कोण भी 90 है। तो देखिए कोण बी को हमने 90 मान लिया, ठीक, ये कोण बी है, ये 90 हो गया है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो AB है, AB कितना है, AB है 3 और BC जो है ये है 4, ठीक, यहाँ पे ये BC हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए आगे ये बोला जा रहा है कि AB वाला वृत्त, देखिए AB वाला वृत्त मतलब यहाँ से जो वृत्त बनेगा, मतलब इसका देखिए 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और ऐसे यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे है ना, ऐसे क्रॉस होगा चारों तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, वृत्त AC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे एक ऐसा चाप बना था, इसको जब हम लोगों ने मिलाया तो यहाँ पे ऐसे D पर ये काट रहा है, ठीक, यहाँ पर D बन गया, ठीक, D पर काट रहा है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि और D वृत्त D की स्पर्श रेखा BC को ई पर प्रतिच्छेदित करता है। जो BC है ना, इसको ऐसे देखिए, जब आप वृत्त खींचेंगे तो ये कहां पर प्रतिच्छेदित करेगा, ये प्रतिच्छेदित करेगा यहाँ पर ई पर, ठीक, ई पर प्रतिच्छेदित करता है। तो EC की लंबाई, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि यहाँ से इसकी त्रिज्या बनेगी है ना, इसकी त्रिज्या बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये 4 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे भी 2, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 96। इसमें क्या दिया, एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 17 से पूरी तरीके से विभाज्य। तो देखिए इसको सॉल्व करने का स्मार्ट अप्रोच है कि आप इसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या देखिए x 3 ब्रैकेट में x प्लस, रुकिए ये यहाँ, चलिए क्या हो रहा है, देखिए ये, और यहाँ पे मझला कोष्ठक है 3 फिर ब्रैकेट में x प्लस 63 ब्रैकेट बंद प्लस 640, इसको 17 से विभाज्य करना है ना। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट पहले 17 से विभाज्य करिए। देखिए अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा है ना। देखिए x और प्लस, अगर 63 की बात करेंगे तो 17 चौका 68 होता है ना, तो -5 यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा, तो आप रिमाइंडर में -5 लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा बाहर है प्लस 640 को 17 से भाग करना है। देखिए यहाँ पे 640 को अगर भाग करेंगे तो 17 तरीके 51, 510 130 बचेगा, 17 7 119, 11 बचेगा, ठीक, 11। इसके बाद देखिएगा अब अंदर मल्टीप्लाई कराते तो मिलेगा 3x माइनस 15 प्लस 11, ठीक है, बटे 17, ये पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4 बटे 17, ठीक, 3x माइनस 4 बटे 17, ये 17 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब x की कोई वैल्यू रखनी है, ठीक, x की कोई वैल्यू रखनी है तो x की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर 7 रख दिया जाए तो 7 तरीक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 में से 4 गए तो 17 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 7, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 97। यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देखिएगा, एक्स वाई जेड इस प्रकार से कि एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है ये 1:2 है, और आगे बोला जा रहा है कि वाई और जेड का जो रेशियो है ये कितना दिया, 3:5 दिया, ठीक। तो आपको बताना है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 और यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा 3, एक्स का जो मान होगा 3 होगा, y का जो मान होगा 3 दूना 6 होगा, और z का जो मान होगा 5 दूना 10, ठीक। तो ये आपका देखिए 10 से 16 और 19 x आ रहा है, तो 19 देखिए ये किससे विभाजित होगा, सीधी सी बात है 19x 190 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर 190 हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 98। 98 में क्या बोला जा रहा है, 98 में ये बोला जा रहा है सोनिया ने एक वस्तु 16% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 8 रुपए अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए सोनिया नाम की कोई लड़की सामान खरीदती है, मतलब 16% के लाभ पे बेचती है। मान लो सोनिया ने 100 रुपए का खरीदा था और बेच दिया 116 रुपए का। अब सोनिया के साथ क्या हुआ कि अगर उसने 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम का मतलब देखिए 96 रुपए में खरीदा होता, और 25% अधिक लाभ प्राप्त करना है तो कितने की बेचेगी, तो इसलिए 25% जब अधिक लाभ प्राप्त करना है तो ये बेचेगी इसको 120 रुपए में। और प्रश्न के हिसाब से देखिए जो पहले का लाभ है और जो अभी का लाभ है दोनों में 8 रुपए का अंतर है, जबकि यहाँ पर 4 रुपए का है। 4 की वैल्यू है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो सोनिया ने शुरू में सामान कितने रुपए में खरीदा था 100 रुपए, मतलब ये 100 का मतलब क्या हो जाएगा 200 में, विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं,
यदि एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जब दो आसन फलकों को समान रंग न हो। देखिए जब एक घन की बात करते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, है ना। 6 फलक में जो विपरीत फलक होते हैं ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो देखिए ये एक फलक है ना, इसका विपरीत ये रहा, ये दूसरा, इसका विपरीत ये नीचे वाला रहा, और एक सामने और एक पीछे। तो मिनिमम 3 कलर की आवश्यकता आपको होगी। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं बल्कि उनमें एक अंक भी 4 है। तो सीधी सी बात है, आपको ऐसी संख्याएं लिखनी जिनमें 4 भी और 4 से विभाज्य भी। जैसे देखिए पहले मैं देखिए अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे ना तो 4 वाले अंक आपको कुल 20 बार मिलेंगे। हैं कौन कौन से आपको दिखाते हैं। देखिए 4, 14, 24, 34, 44, 54, है ना। इसके बाद 64, 74, 84 और 94। इसके बाद और कहां पे मिलेगा, देखिए इसके बाद 40, 41, 42, 43, 44 आ चुका है, 45, 46, 47, 48, 49। देखिए इसको काउंट कीजिएगा, टोटल 20 होगा। अब इसमें से हमें वो चाहिए जो 4 से विभाज्य है। तो देखिए 4 से विभाज्य कौन कौन है। देखिए ये 4, देखिए जो 4 से विभाज्य है उसको हम हटाते हैं। देखिए 14 नहीं होगा, है ना, 34 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं है, 47 नहीं, 49 नहीं। इतने संख्या हट गए, बचा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर होगा 7, विकल्प ए। तो देखिए ये आज की क्लास के 20 प्रश्न रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।